बारिश के सीजन में वायरल कंजक्टिवाइटिस काफी बढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन होने पर आंख आना कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं आंखों में पानी आना वाला होना, स्वेलिंग, जलन, पलकों पर खुजलाहट। बारिश के सीजन में वायरल कंजक्टिवाइटिस काफी बढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन होने पर आंख आना कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं आंखों में पानी आना वाला होना, स्वेलिंग, जलन, पलकों पर खुजलाहट। को कितनी एजुकेशन मिलेगी? मेरे को पूना से फोन आया, मेरे बैचमेट का गणेश राजपूत का फोन आया। अरे यार चलो क्या डाल नहीं, मैं बोला है ही नहीं कुछ। स्पेशली अभी बिना क्लिप वाला कर रहा है। अच्छा, ये आर्थो में क्लिप थी ना पहले। हाँ। क्लिप भी चालू है पर क्लिप का भी स्वरूप बदल गया। बिना क्लिप के इस वक्त हमारे समक्ष है आदित्य नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत छाबरानी, जो कि आप एक आई स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रेनी सीजन में जो वायरल फ्लू जो चल रहा है आंखों का, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई जिसे कहते हैं, इसका स्प्रेड काफी हो रहा है। तो आप ये बताइए संक्रमण आया कहाँ से और किस तरह से ये फैल रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली इसको कहा जाता है एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि एपिडेमिक यानी ये एक गांव में नहीं रहेगा, एक गांव से दूसरे गांव जाएगा, तीसरे गांव जाएगा, और एक शहर में सीमित नहीं रहेगा, शहर से शहर जाएगा। इस बार क्या चक्रवात आने से पूरे का पूरा विश्व में इसका भ्रमण हुआ, क्योंकि वो कुदरत हटाना चाहती है, नेचर पूरा धुलाई करना चाहती है कि जो भी वायरस है एंडेमिक फॉर्म में रहते हैं, पॉकेट्स में रहते हैं। जैसे एक महीना पहले आया छोटा सा माइल्ड आकर के निकल गया। फिर जब चक्रवात आया तो इतना भयानक तूफान आया, आपको पता है, बहुत बर्बादी कर सकता था वो। साउथ कोस्ट में आया, अपने हिंद महासागर में आया, पूरा साउथ सी अपना इंडिया का साउथ माना जाएगा, हिंद महासागर। तो उसमें चेन्नई आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, इधर से बॉम्बे आ गया वेस्ट में, उसके बाद में दीव दमन और गुजरात तक के आ गया पहला, और नॉर्थ में सब नदियों में ओवरफ्लो हुआ। बांध तो नहीं टूटे पर रास्तों का। तो ये जो था पूरा हलचल मच गई। कुदरत में हलचल मचते रहती है, क्योंकि उसके बिना ये सफाई नहीं होगी और कुछ होगा नहीं। तो उस वजह से ये जो वायरस बैठे रहते हैं, चुपचाप छिपे हुए बैठे रहते हैं, एंडेमिक फॉर्म में रहते हैं, जो लो डोज में इधर उधर रहते हैं, किसी न किसी एक एजेंडा में रहते हैं, और वो मौसम देख करके फिर वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि ये जो आई फ्लू जो है एक महामारी का रूप ले रहा है, तो आप क्या बताइए शुरुआती इसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स पाए जाते पेशेंट को, उस बारे में। सिम्टम्स में पेशेंट पहले लाइट की तरफ देखेगा तो लाइट उसको सहन नहीं होगी, फोटोफोबिया बोलते हैं उसको। नेचुरल लाइट या अननेचुरल लाइट जो भी है, कुदरती लाइट में भी जाएगा बाहर तो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, और टॉर्च लाइट है समझो, अगर उसको डालेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। दूसरा पानी जाएगा आंखों से, वाटरिंग जाएगा, डिस्चार्ज नहीं, छिपड़ी नहीं, डिस्चार्ज, सिंपल डिस्चार्ज जाएगा या लेक्रीमेशन जाएगा। डिस्चार्ज बाद में 2-3 दिन के इन्फेक्शन के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बैक्टीरियल। ये वायरस है, ये सिंगल कण का बना होता है। जैसे बैक्टीरिया में और अपन बड़े जीवों के अंदर 2 कण रहते हैं, एक RNA कहा जाता है और एक DNA कहा जाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग उसकी चेंज बनती है, उसके हिसाब से उस पूरे इसका वर्गीकरण किया गया है जेनेटिक्स के हिसाब से। तो ये RNA वायरस है, एक ही कण से बना रहता है RNA वायरस। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इस वायरस का जो पूरा नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वायरस का नाम है, सबसे पहले घाना में अफ्रीका देश में 1969 में रखा गया था, उसको ढूंढा गया था, उसमें उसका नाम रखा गया था पाइकोर्ना वायरस। पाइकोर्ना मीन्स छोटा है ना। तो उसका दूसरा नाम है इंटेरो वायरस, जो इन्होंने टाइपिंग किया है कि इस वायरस का नाम क्या है, उसका फुल नेम क्या है। जैसे अलग अलग वायरसेस का नाम दिया जाता है, तो वैसे इन्होंने इसका नाम रखा था इंटेरो वायरस टाइप 70। और ये वायरस जो है RNA, मैंने आपको बताया एक ही कण से बनता है। कोई वायरस DNA के रहते हैं, कोई वायरस RNA के रहते हैं। तो ये RNA वायरस की फैमिली का है और इसका नाम है इंटेरो वायरस टाइप 70 है।
और बहुत छोटे स्मॉल साइज का एकदम, इसलिए इसका नाम पाइको पाइको बोलता है कि एकदम छोटा दिखता नहीं हो, नेकेड आई से दिखेगा नहीं, सिर्फ उसका जो डैमेज करता है वो अपने को दिखेगा ग्रॉस में क्लिनिकली। जब आँख को अफेक्ट करेगा तो अपने को आँख में पानी आएगा, छपरों के ऊपर सूजन आएगी और लाली आएगी, और खासकर नीचे की जो झिल्ली है, फॉर्निक्स कहा जाता है उसको, वो फॉर्निशियल एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और बल्बर कंजंक्टिवा में ऊपर पार्ट में बल्बर कंजंक्टिवा है जो आँख को कवर करती है, इसको बल्बर कंजंक्टिवा कहा जाता है। वहाँ पे इन्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा है और छप्पर नीचे देखने बोलना है पेशेंट को, और ऊपर का छप्पर उठा के, लिड को उठा के आप जब देखेंगे तो पूरा हेमरेजेस भरे हुए दिखेंगे। जैसे मैंने आपको फोटो दिया है तो वो आप उसको जोड़ सकते हैं उसके अंदर, जो मैं अभी फोटोग्राफ लिए अपन लोगों ने इसमें। तो दैट इज कॉल्ड एज पेटिचियल हेमरेज। छोटे छोटे हेमरेज है तो उसको पेटिचियल बोलते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में दिखेगा उसको पेटिचियल हेमरेज बोलते हैं। और वही जब बहुत बड़े रूप में आते हैं तो नीचे में पेटिचियल दिख सकते हैं और ऊपर में पेटिचियल हो गए, वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसको ब्लॉच बोलते हैं। ब्लॉच बड़े धब्बे के समान, जैसे ब्लॉट पेपर रहता है ना ऐसा, तो ब्लॉटिंग हेमरेजेस भी बोलेंगे, ब्लॉच कहा जाता है एक्चुअली, और ब्लॉट हेमरेजेस भी कहा जाता है। सर जो लोग फ्लू से ग्रसित है, आई फ्लू से जो ग्रसित है, उन लोगों ने किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए? उनको सबसे पहले प्रिवेंशन ये है कि जिस फैमिली में भी हो रहा है तो बाकी सदस्य थोड़ा दूरी मेंटेन करें, उनका रुमाल टावल अलग रखें, बच्चों को जो दवाई डॉक्टर साहब ने बोली है, जिस भी डॉक्टर के यहाँ गए हैं तो उसको ड्रॉप्स बराबर डालने के पहले हाथ धो के जाएंगे, और ड्रॉप जैसे ही डाला उसके जो सिक्रीशन है उनके हाथ पे लग सकते हैं, ड्रॉपर के ऊपर लग सकते हैं, बॉटल जो उन्होंने डाली है उसके ऊपर लग सकते हैं, तो वो जाके तुरंत हाथ धो डालें। तो इसकी लाइफ बहुत छोटी है और ये स्टार्ट होता है 1 या 2 दिन में, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सिर्फ 1 दिन के अंदर वो 4 घंटे में 2 घंटे में शुरू हो जाता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, समझो 5 बज रहे हैं, तो हो सकता है 6 बजे आपको पांडे साहब को खान साहब को, मेरे को, किसको भी 6 बजे तक के शुरू हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है इसका, 1 या 2 दिन के अंदर, 1 दिन में यानी 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 आवर्स, 12 आवर्स 6 आवर्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हवा में है। इसका भी ये पूरा रहता है इम्यूनिटी के ऊपर, और कितने बार हो चुका है उसके ऊपर है। पहले जैसे 84 वाले जो लोग हैं और हमारी एज में पहुंचे तो उनको इतना नहीं आएगा, क्योंकि वो 2-3 बार 4 बार झेल चुके हैं उसको, एक्यूट वायरल कंजंक्टिवाइटिस, तो लोकल इम्यूनिटी आ जाती है, इस वजह से इतना जल्दी नहीं होता। पर फिर भी अगर ये वायरस डायरेक्टली इफेक्ट हुआ तो फिर वो अपना काम करेगा। बच्चों में कॉमन नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, पर फिर भी 5 से 6 साल से लेके 40 साल वाले इस बार अफेक्ट हो रहे हैं इस एपिडेमिक में, विद एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस भी हो रहा है, थोड़ा सा कॉर्निया में भी आ रहा है, पर माइल्ड है बहुत। सर जिन्हें हो जाता है ये आई फ्लू, या जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो काफी लोगों में संभ्रम रहता, ओवर द काउंटर ड्रॉप लेते, ड्रॉप लेते, तो किस तरह से उसे अवॉइड करना चाहिए? आज की तारीख में अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया है कि कोई भी डॉक्टर किसी को ड्रॉप लिख के देगा नहीं और बिना देखे देना ही नहीं है। वैसे ही फार्मासिस्ट बिना इसके प्रिस्क्रिप्शन के किसी को कोई ड्रॉप नहीं देगा, कोई इंजेक्शन नहीं देगा, कोई गोली नहीं देगा, नथिंग। ये बिल्कुल इंटरनेशनल रूल अपने आप बिल्कुल फॉलो हो रहा है स्ट्रिक्टली। कोई भी बोलेगा मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और ये थोड़ा बता दीजिए, तो उसको बोलेंगे सॉरी, तुम आकर के बताओ। प्रिवेंशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि हवा में ही है, वो डायरेक्ट सब हवा में फैला हुआ है, तो प्रिवेंशन कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट तब होगा जब आप उसको लेंगे, किसी का सिक्रीशन, जैसे मैंने क्लीन किया, मेरे यहाँ की सिस्टर ने क्लीन किया, कोई पानी आ रहा था उसको उसने हाथ लगाया, तो तुरंत जाके वो जो कॉटन में लिया, पैड में लिया, उसको तुरंत जाके जलाने का है, उसको डिस्ट्रॉय करने का है, और हाथों को जाके अपने धोना है, और ड्रॉप डालने के बाद फिर से जाके हाथ धोना है, नई बॉटल खोलने के बाद भी, क्योंकि कहीं पे भी सोर्स उसका जो है चिपक गया एक बार तो फट से अपने को एकदम अचानक वो अटैक करेगा और शुरू कर देगा, 2 घंटे में अपने को वायरल चालू हो जाएगा। तो ये केयर लेना है। शहर विदर्भ के दर्शक डॉक्टर हेमंत छबरानी सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपके क्लिनिक का फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी
डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्लिनिक में आके आपकी सेवा भी ले सकते हैं। तो छबरानी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आई फ्लू का जो इफेक्ट है काफी बड़ा एक एपिडेमिक का स्वरूप ले रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह से उससे दूर रहे और किस तरह से बचाव करें। एक बार अटैक आया तो 7 दिन चलेगा, दवाई के साथ सेल्फ लिमिटिंग है, पर आदमी को तकलीफ बहुत होती है, तो इसलिए डॉक्टर के पास आता है, प्रिस्क्रिप्शन पूछता है और समय भी देता है, हम भी समय देते हैं, मेहनत करते हैं उसके पीछे। तो नेचुरली अगर जिस भी डॉक्टर के पास ज़्यादा भीड़ है हो तो क्लिनिक ही बंद करके घर को जाके बैठ रहे हैं कि कौन फेस करेगा ये सब। ज़्यादा से ज़्यादा हर डॉक्टर ने 5 से 10 पेशेंट देखना चाहिए, उसके ऊपर देखना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स हैं नागपुर में, विदर्भ में कम से कम 1200 डॉक्टर्स हैं आँखों के, तो सबके पास जा रहे हैं। प्लस मेयो हॉस्पिटल है, इतनी IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत भीड़ ऑलरेडी है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बड़ा कॉलेज जो बोलते हैं अपन। उसके बाद में डागा हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट है, बाकी बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, हर डॉक्टर के पास आ रहे हैं। पर रोड पे ऐसा हैवॉक नहीं है कि रोड पे जा रहे हैं तो रोड ही बंद हो गए, जैसा आपने इसके समय हुआ था कोरोना में, कोविड के टाइम पे हुआ था, पूरा रोड ही बंद कर दिए थे, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू वाली बात नहीं, कर्फ्यू सिर्फ घर में लगाना है कि एक रूम में दूसरे रूम में घुसना नहीं है, जिसको है तो उसको रहने दो, खाना पीने से कुछ नहीं होता है, खाना पीना वो खा सकता है आराम से। वो हो सके तो हाई शुगर वाले कंट्रोल वाले कम लेगा तो उतना अच्छा सेफ है, उतना ज़्यादा सेफ है वो। तो डायबिटिक वालों को प्रोन रहेगा, कंट्रोल वाला है उसको प्रोन रहेगा, तो उसने बाकी जो डाइटिशियन एडवाइस करते हैं या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि भाई गोलियाँ, इंसुलिन, ये वो जो भी ले रहे हैं आप, एक ओरल बोला जाता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट बोला जाता है, और एक आयुर्वेदिक वाले भी देते हैं, कुछ एलोपैथी में भी अवेलेबल है, कुछ होम्योपैथी में भी अवेलेबल है, हर पैथी में है ये अवेलेबल चीज़ें। तो जिसको जिस पैथी में अच्छा लगता है वो ट्रीटमेंट लेते रहता है जनरल। पर इसमें अपने को आयुर्वेदिक में एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूँ कि तुलसी का पत्ता इसमें भी दिया गया है कि तुलसी के पत्ते भी अपने को मदद करते हैं, खाएं 2-4 पत्ते तोड़ के। सिर्फ कई लोग इतवार को नहीं तोड़ते, गुरुवार को नहीं तोड़ते, तो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। जो लोकल ड्रॉप्स चाहिए, उसका तुलसी का रस भी कहा जाता है कि कुछ असर करेगा, मेरे को पर्सनल अनुभव नहीं है, पर तुलसी के पत्ते मैं खाता हूँ और सबको एडवाइस करता हूँ कि तुलसी के पत्ते कम से कम दो, खाओ मत पर चबाओ भी मत, वो पूरे का पूरा सेगा निकलना चाहिए ताकि उसका पूरा जो ऑक्सीजन इफेक्ट है वो अपने को मिले, और ऊपर से थोड़ा पानी पी लेंगे। जो दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि वे आदित्य नेत्रालय में आके अपना इलाज करवाते कंजक्टिवाइटिस का, तो किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आपको सिम्टम के हिसाब से चलना है। हमारे चैनल के साथ बातचीत की, उसके लिए सब धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद कि कॉमन और इतने लोगों के लिए, इंसानों के लिए आपका चैनल इतनी दूर दूर तक जाता है, वो कम से कम थोड़ा बहुत केयर और ले सकते हैं। हमारे क्लिनिक में ऐसी इच्छा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे आइए, पर अब जिसको ज़्यादा तकलीफ है वो कभी भी किसी के भी क्लिनिक पे जा सकता है। हम लोग कम से कम 1200 लोग हैं विदर्भ में, नागपुर में अभी हम लोग 900 लोग हैं। ठीक, कहीं पे भी जाएंगे और तुरंत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। थैंक यू सो मच।